बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान न्यूज़ टीवी के सामीन और नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। और आज का प्रोग्राम जो है वो मैंने आपको बताना है कि आपकी फसल में जो पौधे हैं, जो प्लांट हैं, उनकी ज़बान क्या है, वो क्या बात कर रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से इस वक्त इस मुल्क में जो मौसम है और जो आपकी फसल है वो बहुत अच्छी है और अभी तक रस्ट का कोई अटैक नहीं है। एक किसान जो है उसकी सारी की सारी ज़िंदगी वो हमेशा ऊपर की तरफ देखता है और अब सारे किसान ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अल्लाह ताला उन पर मेहरबान है अभी तक, और जितनी भी वो कोशिश कर सकते हैं उन्होंने की है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे इस साल अपना किसान पूरा चार्ज नज़र आ रहा है, और चार्ज का मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा चाहता है कि मेरी जो फसल है उसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अभी तक कहीं से कोई रस्ट की इत्तला, बीमारी की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता लोगों की परेशानी के बारे में मैं ज़रूर तशवीश का शिकार हूँ, इसलिए कि पिछले 2 सालों से रस्ट के बारे में जितना प्रोपेगेंडा हुआ है और जितना लोगों ने देखा है, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जिस तरह कहते हैं दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, इस तरीके से हर जला हुआ पत्ता जो है वो ऐसा लगता है उनको रस्ट लग गया है और वो बेचारे परेशान है कि जी मैं क्या करूँ। और उसके नतीजे के अंदर कुछ लोगों ने इसको नाजायज़ इस्तेमाल भी किया है और वक्त से पहले ही फंजीसाइड का इस्तेमाल करवा दिया है। और फंजीसाइड का इस्तेमाल उस वक्त होता है कि जब आदमी को पता हो कि अब फंजीसाइड के हक़ के अंदर जो है वो मौसम जा रहा है, तो उससे पहले ही उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। अब मैं आज पहले तो मैं अपने माशरे की बात करना चाहता हूँ कि हमारा माशरा क्या है। हमारा माशरा ये है कि इसमें काम करने वाले आदमी बहुत कम है, इसमें तनकीद करने वाले आदमी वो ज़रा उससे ज़्यादा हैं, और बातें बनाने वाले जो हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं। मेरे कुछ दोस्त मुझे टेलीफ़ोन करते हैं, और एक साहब का टेलीफ़ोन आया था और वो बता रहे थे कि जी मैं बिलाल कांजू साहब और आशिक हुसैन साहब, मैं उनके प्रोग्राम सुनता हूँ और वो ये कह रहे थे और वो दूसरे ये कह रहे थे। अब मैं उन दोनों आदमियों को जानता हूँ, बिलाल कांजू साहब को भी और आशिक साहब को भी, और इन लोगों ने वाकई काम किया है और उनकी बातें हकीकत के करीब तरीन होती हैं। लिहाजा अगर किसी की बात में, हर आदमी का एक माइंड सेट होता है, जो आशिक साहब ने बात की होगी वो अपनी किसी वजह की बुनियाद पर कही होगी, और जो बिलाल कांजू साहब ने कही होगी वो अपनी तरीके से बात कही होगी। लिहाजा बेहतर तरीका ये है कि जिस अंदाज में और जिस माइंड सेट में बात की गई है, इसका जवाब उन्हीं आदमियों से पूछना चाहिए। लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर मैं ऐसा समझता हूँ कि जो मैं मुख्तलिफ़ किस्म के यूट्यूब सुनता हूँ और जिसमें ये नुस्खे बताए जाते हैं कि 10,000 लगाएं और करोड़ों कमाएं, ये दोनों लोग उनमें से नहीं हैं। तो लिहाजा मैं भी इनकी बात को ज़रा गौर से सुनता हूँ और मुझे खुशी होती है कि मैं कोई प्रैक्टिकल बात सुन रहा हूँ। इसी तरीके से मुझे डेरा इस्माइल ख़ान से एक टेलीफ़ोन आया और वहाँ उस आदमी ने कहा कि जी ये मेरी जो गंदम है इसके कुछ पैचेस जो हैं वो ज़रा पीले हुए हैं। तो मैंने माहिरीन को बुलाया, माहिरीन ने कहा कि इसमें मैंगनीज़ की कमी है। और जब मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या डालना है, तो उन्होंने कहा जी आप इसमें NPK डालें। और मैंने कहा कि आपने NPK डाला? उसने कहा जी बिल्कुल मैंने NPK डाला और उसके बाद मेरी फसल जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। मैंने कहा कि अब आप ऐसे करें, अपने फील्ड के अंदर उस जगह पर जाकर खड़े हों और वहाँ पर आप मुझे वीडियो लिंक पर लें। तो वो आदमी वहाँ पर गया और वहाँ पर जाकर मैंने पूछा कि ये फसल तो सारी सही नज़र आ रही है और ये बताएं कि NPK के अंदर मैंगनीज़ है? उसने कहा नहीं जी मैंगनीज़ नहीं है। तो मैंने कहा जब वो बता रहे थे कि इसमें मैंगनीज़ की कमी है और आपने NPK डाला, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश, तो वो मैंगनीज़ कहाँ गया? तो उसने कहा जी ऐसा लगता था कि वो यही दवाई बेचना चाहते होंगे। तो मैंने कहा नहीं, अब ज़रा गौर से देखें, ये जगह जो है क्या दूसरी जगहों के मुकाबले के अंदर कहीं
गहरी तो नहीं है कि आपने लेवल नहीं करवाया और प्रॉपर लेवल नहीं करवाया। तो उसने बताया कि यस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आकर पानी कदरे ज़्यादा खड़ा होता है, बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं होता, लेकिन दूसरी फसल के मुकाबले में जो दूसरे पैचेस बहुत प्यारे हैं उसके मुकाबले में यहाँ पानी ज़्यादा खड़ा होता है। तो मैंने कहा कि जो कुछ आपने पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डाली है, ये ज़्यादा पानी खड़ा होने की वजह से लीच डाउन हो गई है और उसी के नतीजे में वो पीला रंग अख्तियार कर गया और उसके नतीजे के अंदर ये NPK ने फौरी तौर पर अपना असर दिखाया। तो ये कुछ चीज़ें मुझे देखने वाली होती हैं। आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक चीज़ वायरल होगी और वो वायरल होगी ये कि एक बुर्जी लगी हुई है जो महकमा ज़राअत वाले लगाते हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ था रस्ट का बेहतरीन इलाज, 1 बोरी अमोनियम सल्फेट डालें और रस्ट को भगाएं। अब मुझे 100% यकीन है कि वो बुर्जी जो है वो किसी फील्ड असिस्टेंट ने या महकमा ज़राअत के अफसर ने नहीं बनाई होगी, वो किसी लेबर ने बनाई होगी और जो कुछ उसकी समझ में आया वही उसने लिख दिया। तो ये है कि लोग बातें बताने वाले और बातें करने वाले लोग ज़्यादा हैं और अमल की तरफ लोग ज़्यादा तरफ नहीं जाते। अब मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, एक बड़ा मशहूर नाम है, उनकी मैं बताई हुई एक हदीस सुन रहा था और वो हदीस से मुबारका क्या थी, वो ये थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में बैठकर फरमाया कि अगर कोई किसी दुखी इंसान के दुख का इलाज करे, मुसलमान नहीं कहा, दुखी इंसान के दुख का इलाज करे, जिसमें मुसलमान भी हो सकता है और नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो इंसान हो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विजन था वो ये था कि जो आज मुसलमान नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो कल को भी मुसलमान ना हो, मुमकिन है अल्लाह ताला कल उसको हिदायत दे दे। तो उन्होंने फरमाया कि जो किसी दुखी इंसान के दुख का इलाज कर दे, वो अफजल है पूरा महीना मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ करने से। ये शो करता है कि किसी दुखों के अंदर शरीक होना और किसी को सही रास्ता दिखाना ये कितना अफजल है। और ये काम मैं इसी बुनियाद पर कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं बताऊँ कि अननेसेसरीली आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक दिली से अपना काम कर रहे हैं, ये वैसे भी ज़राअत एक इबादत है और फिर ये सारा कुछ करने के बाद आप अल्लाह ताला की तरफ देख रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कुछ चीज़ों का आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। अब मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि आपका छोटा बच्चा है, मुंह में ज़बान नहीं है, उसकी हरकतों से पता चलता है, जब वो ज़मीन में लेटता है तो आपको पता चलता है वो क्या मांग रहा है, जब वो हंसता है आपको पता चलता है कि अब क्या हुआ है, और जब वो रो रहा है तो उसका भी पता है आपको। असल मामला यही है कि ये पौधे, ये जो फसल है आपकी, इसके अंदर जो पौधे लगे हुए हैं, ये आपके बच्चे हैं और ये आपको ज़बानी तौर पर नहीं बता सकते। आप अगर एक कामयाब फार्मर हैं तो इनकी ज़बान का जानना बहुत ज़रूरी है, और कामयाब वही फार्मर है जो इनकी ज़बान को जानता हो और फिर ये लोगों के प्रोपेगेंडे से, बातें करने वालों से मुतासिर होकर अपने पैसों को बर्बाद नहीं करेगा, अपनी फसल को स्ट्रेस का शिकार नहीं करेगा और उसकी फसल ऊपर होती जाएगी। तो मैं आपको इस सिलसिले में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ एक यंग फार्मर बैठा हुआ है, मेरा बच्चा है, मेरा पोता है, और उसको बड़ा शौक़ है इस बात का जानने का, पौधों की ज़बान जानने का। इसका रंग ऐसा क्यों है? ये अच्छा बेटा, ये गंदम तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये आप बाहर से तोड़ कर लेकर आए हैं। और ये देखें कि ये वाला जो जल रहा है, ये टिपिकल है कि इसमें पोटाश की कमी है, और या टिपिकल ये है कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया जा रहा है, और या ये है कि इसके अंदर पोटाश की कमी है और सख्त सर्दी पड़ रही है, ये उसकी वजह से है। इसका रंग ऐसा क्यों? ये देखें, ये है पौधा अमरूद का, और इसका मतलब ये है कि सख्त ठंड है, इसको कबूल नहीं है, लिहाजा ये सख्त सर्दी जो है ये इसकी ग्रोथ को रोक रही है, और उसका नतीजा ये है कि इसकी शक्ल जो है ये ऐसी हो गई है। अच्छा, ये पौधा जो है, ये पत्ते जो हैं, ये पत्ते ये बता रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन की इंतहा की कमी है, कि आप सिर्फ पानी दे रहे हैं और उसके बाद आप इनको खुराक नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये असल जब भी आप देखेंगे तो समझ लीजिएगा ये बीमारी नहीं है,
ये रस्ट नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है। ये इस बात की निशानी करती है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है। ये दुहाई दे रहा है पत्ता कि मुझे खिलाने के लिए नाइट्रोजन दो। और ये ऐसी तो अच्छा, ये आपकी गंदम है और माशाल्लाह ये गंदम बहुत प्यारी है। देखिए इसकी जड़ें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये जो दाएं बाएं ये आपको एक छोटा मोटा जो स्कॉर्चिंग सी नज़र आ रही है, ये इट इज़ नथिंग। ये बता दे खुद, ये फसल जो है ये आपकी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये असल जो चीज़ है, तो आप मुझसे ये सवाल पूछते रहा करें, मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये यंग फार्मर अगर बचपन से ये सीखना शुरू कर दें तो जब ये फील्ड में जाएंगे तो इनके क्या कैफियत होगी। गंदम की फसल आपने लगा ली है और मैंने आपको प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड का भी बताया था। कुछ लोगों ने अमल किया, कुछ ने अमल नहीं किया। बहरहाल मेरा काम तो अजान देना है। ज़मीन का अगर मैं हूँ आपकी जगह पर तो सबसे पहले मैंने ज़मीन का तजिया करवाना था और पानी का तजिया करवाना था। ये आपको पीछे अब तस्वीरें नज़र आएंगी कि सबसे पहले जो शोर मचा कि जी ये नीचे वाले पत्ते जल रहे हैं और ये ग्रोथ भी हो रही है और ये किस वजह से हो रही है। ये उन सलाइन साइल्स में है जिनकी pH 8 से ज़्यादा है और पानी की pH 20 हाथ से उससे ज़्यादा है। अगर 7.4, 5, 7.2, 7 अगर ये pH है तो फिर तो बहुत अच्छा है, फिर ये पत्ते नहीं जलेंगे। होता क्या है कि पौधा जो है जो बीज पैदा होता है उससे तो पैदा होना ही होना है। जब उसके बाद वो पानी पीता है और खुराक लेने की कोशिश करता है तो ज़्यादा नमकियात की वजह से ये पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन चूँकि इन्होंने ज़िंदा रहना है, जो मरने वाले हैं वो तो मुसलसल मर जाएंगे और जो जीने वाले हैं वो आगे चलते रहेंगे, अलबत्ता उनकी पैदावार पर उसका असर पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों ने खाद भी दी, यूरिया भी दिया और पहले पानी के साथ आपने तरवतर आने के बाद आपने हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया और हर्बिसाइड के इस्तेमाल करने के बाद पौधों के पत्ते फिर जलने शुरू हो गए। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी फसल आपकी पीली हो गई है। अब मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक मैंने पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड को इस्तेमाल करके ये जो धक्का दिया है, दाबा दिया है, जिसकी वजह से 12 से 15 दिन तक मेरी फसल पीली हो गई, इसका मतलब है उसकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही जो मैं चाहता था। अब ये 12-15 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये वापस आ जाएगी और बिल्कुल सरसब्ज हो जाएगी। वो जो स्ट्रेस इसको पहुंच चुका है उसके नतीजे के अंदर एक फ़ायदा तो आपका हुआ है और वो ये है कि जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो गई। लेकिन वो जो लॉ ऑफ द नेचर है जिसके मुताबिक आपने जो भी कुछ भी स्ट्रेस देना है वो अर्ली स्टेज पर देना है, बाद में नहीं देना, तो उसके मुताबिक इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी क्या चीज़ हुई, दूसरी ये चीज़ हुई कि उसके बाद मौसम तब्दील हो गया, बारिशें भी हो गई, ठंडी लहर भी आ गई और रात को कोहरा भी पड़ा। अब ये तीनों चीज़ें अगर मिल जाएं, ये जो लफ्ज़ आप सुनते हैं कि तरवतर के अंदर पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड आप इस्तेमाल करें, तरवतर का मतलब ये है कि जब मैंने हर्बिसाइड इस्तेमाल की तरवतर के अंदर तो वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो अपना काम अच्छे तरीके से दिखाएगा। लेकिन अगर तरवतर से पानी ज़्यादा हो जाए, जिस तरह बारिशें हो गई, इसका मतलब ये है कि फिर ऊपर के पत्ते भी जलेंगे और नीचे के पत्ते भी जलेंगे। और यही कैफियत लोगों ने देखी है और उसके नतीजे में लोग घबरा गए कि जी हम क्या करें, रस्ट आ गया। इसलिए कि उनके ज़हन में यही बैठा हुआ था, वो बुर्जी से शुरू हुआ कि आप अमोनियम सल्फेट डाल दें, पता उसको है नहीं अमोनियम सल्फेट का कोई और काम है और रस्ट का कोई और मसला है। तो ये असल चीज़ जो है लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया और उसके नतीजे के अंदर लोगों की बन आई और फंजीसाइड लोगों ने इस्तेमाल किया। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, और मैं लोगों को यही बताता हूँ कि मौसम आपके हक़ में है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हक़ में होगा। इस वक्त जो है सिर्फ धूप लगने की ज़रूरत है। जो ही धूप लगेगी आपकी फसल और ऊपर होती जाएगी और ऊपर होती जाएगी और खुदा करे कि ये काम और आगे चले। इस फसल के दौरान मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर अज्जाए सगीरा और अज्जाए कबीरा उसका इजहार सामने आएगा। एक मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि एक पत्ता शायद यहाँ पड़ा हुआ हो, इस पत्ते को आप ज़रा देख लीजिएगा।
ये एक चीज़ होती है, और वो होती है कि जब आप हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो कई चीज़ें जो हैं वो नापैद हो जाती हैं, और या उनकी ज़रूरत, यानी कि जब मैं बीमार होऊंगा तो मुझे मुख्तलिफ जो डॉक्टर मल्टीविटामिन देगा मुझे उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। उसे कहते हैं इंटरवीनियल क्लोरोसिस। उसकी वो रगों के दरमियान में आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर किसी चीज़ की कमी है, तो उस वक्त जो है वो ये आप NPK और जमा माइक्रो एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोगों ने इस्तेमाल भी किया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से उसी जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने हदीस मुबारक सुनाई थी, और मैंने कुछ लोगों से मैंने बात की है, और जो मैंने बताया था कि आप एरिलॉन और सिटॉम का प्री एमरजेंस हर्बिसाइड आप करें, तो पता चला कि यहाँ एरिलॉन मिलती नहीं है। तो मैंने कुछ दोस्तों से गुजारिश की थी कि यार अगला जो सीज़न आ रहा है आप इसके अंदर इस चीज़ का बंदोबस्त करें कि लोगों को वो चीज़ अवेलेबल भी हो जो मैं बता रहा हूँ। एंड दे प्रॉमिस्ड, और मुझे यकीन है कि अगले साल जो आपने फसल लगानी है तो वो उसके अंदर ये चीज़ अवेलेबल होगी। अब मौसम जो है आपने दुआ मांगनी है, 60 दिन तक जो आप दे चुके हैं वो दे चुके हैं। अब आपने इसके ऊपर जो है ये पानी का ख्याल रखना है, और 2% जो है ये आप गोब की हालत के अंदर भी NPK की जो रिक्वायर्ड डोज है आप उसको वो दे सकते हैं, और 2% जो आपका जो यूरिया का स्प्रे है वो हर 5 दिन के बाद अगर आप देते रहें उस वक़्त तक जब तक फ्लैग लीफ जो है वो ज़िंदा रहता है, और उसको ज़्यादा देर तक हमने ज़िंदा रखना है, और ताकि दानों की भराई जो है पूरी हो जाए। ये दानों की भराई जो है यही तय करेगी इस बात को कि आपकी पैदावार कितनी ज़्यादा होगी। जितने दाने मोटे होंगे उतनी पैदावार ज़्यादा होगी, जितने दाने पतले होंगे उतनी पैदावार कम होगी। अब एक और चीज़ भी है, और वो चीज़ है उसे कहते हैं फ्रॉस्ट डैमेज। अब ये जो जिस रात फर्टिलाइजेशन होनी होती है, अगर उस वक्त ये टेम्परेचर डाउन हो जाए बिल्कुल, और वो फर्टिलाइजेशन जो है वो नामुकम्मल हो, और वो होगी किस वजह से कि आपका जो फ्रॉस्ट उस वक्त पड़ रही हो, तो आपके जो सिट्टे नज़र आएंगे कोई आधे भरे हुए नज़र आएंगे और आधे खाली नज़र आएंगे, और कुछ सिट्टे ऐसे होंगे जो बिल्कुल खाली होंगे। और ये आम तौर पर जो फसलों का बॉर्डर है कि फ्रॉस्ट भी पड़ रही है और ठंडी हवा भी चल रही है, तो सबसे पहले डैमेज जो है आपको वहाँ नज़र आएगा, और फिर दरमियान में कहीं नज़र आएगा। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि 60 दिन के बाद आपको फंजीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। जो पहले स्प्रे किया उसके अंदर ज़रूरत कोई नहीं थी, इसलिए कि हालात आपके हक़ में थे। अब जो आपने 60 दिन के बाद आपने स्प्रे करना है वो आपको अनदर 25 डेज़ के लिए वो आपको महफूज रखेगा। 60 से 70 और 75 ये एक टाइम है जिसके ऊपर आपने उसका स्प्रे करना है, और फसल को आपने बचाना है स्पोर से। अब ये जो है स्प्रे जो हमारे पास रस्ट है उस पर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। आप देख लें कि अल्लाह ताला का निज़ाम है, कैसे पहचानेंगे आप उसको। ये जो मैंने बताया जैसे ये यूरिया वाला, आप ये देखें ये बिल्कुल जो है ये पीला हुआ है, लेकिन रस की निशानी ये है कि वो किसी तरतीब के साथ होता है। अगर गोल दाने हैं तो वो भी तरतीब के साथ होंगे, डैश होगा वो भी किसी तरतीब के साथ होगा, और ये लीफ से, स्टेम से, और उसके बाद फिर आगे हेड पर ये पहुंच जाएगा। अगर हेड तक ना पहुंचे, फ्लैग लीफ तक ना पहुंचे, तो इसका नुकसान बहुत कम है, लेकिन जब ये वहाँ पहुंचेगा इसका मतलब ये है कि स्टोरी इज़ फिनिश्ड। तो आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, और जिस तरीके से आपको चीज़ें बताई हुई हैं आप उस तरीके से करें। मैं इंशाअल्लाह ताला ये एक प्रोग्राम इसके फ़ौरन बाद मैं करूँगा, और वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए प्रोग्राम होगा जो इस मुल्क की पैदावार बढ़ाकर अपनी आमदन में इजाफ़ा करना चाहते हैं, और वो है मुशाहिदात के बारे में कि आप अब जो बैठे हुए हैं अपने फार्म के ऊपर अपनी ज़मीन को भी देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने मुशाहिदा करनी है और आपने नोट करना है। इस वक्त एक बड़ी बात ये हो रही है कि हमारे बिल्कुल नेबर में इंडिया के अंदर
किसानों का 2 महीने से ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। और इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द 47 किलोमीटर का फासला जो है, 47 किलोमीटर का जो सर्कल है, वो घेराव किया हुआ है 1.5 लाख ट्रैक्टर से। और उनके जो मुतालबे हैं वो नाजायज़ नहीं है। उनके मुतालबे क्या थे कि बिजली मुफ्त मिलती थी, वो उन्हें मिलनी चाहिए। उनको खादों के अंदर 50% सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, मिलती थी, वो मिलनी चाहिए। उनको 23 चीज़ों के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती थी, वो मिलनी चाहिए। और वो ये मुतालबा कर रहे हैं, और एट दी सेम टाइम उन मुतालबों के अंदर ना वो रास्ता रोक रहे हैं, ना वो मकानों को जला रहे हैं, ना वो कोई और ऐसी कोई गैर कानूनी कोई हरकत कर रहे हैं। तो मेरी हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं कि वो एक मेरे किसान भाई हैं। किसान तो पूरी दुनिया का किसान एक है और उसकी एक भाईचारा उसका, तो मैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम जो अगले वाला होगा वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए होगा जो इस मुल्क की तकदीर ज़राअत के ज़रिए तब्दील करना चाहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।